वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है चुनाव और चुनाव आयोग। तो चुनाव और चुनाव आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इस चुनाव आयोग के बारे में देखें तो चुनाव आयोग, इसे हम लोग इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। याद रखेंगे, इलेक्शन कमीशन, याद रखेंगे इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग को हम लोग इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। अब ये चुनाव आयोग के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले कि ये जो चुनाव आयोग है, यह चुनाव आयोग जिसे हम लोग इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, तो इसका वर्णन भाग 15 में है। किसमें? भाग 15 में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चुनाव आयोग का वर्णन किसमें है? भाग 15 में। तो बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला फैक्ट तो यहीं पे आ गया कि इस चुनाव आयोग का वर्णन कहाँ पे है? तो भाग 15 में। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक इसका अनुच्छेद है। तो वेरी इम्पोर्टेंट कि यह चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है। इम्पोर्टेंट है। तो 324 से लेकर 329 तक इसका अनुच्छेद है। इस चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट, इसे निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। और कौन से भाग में है? भाग 15 में। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 324 से लेकर 329, 324 से 329। अब है कि यह एक स्वतंत्र निकाय है, अस्थाई और स्वतंत्र निकाय है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। याद रखेंगे, इस पर गवर्नमेंट का कोई प्रभुत्व नहीं होता। यह एक संवैधानिक पार्ट है और सरकार इस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकती। अनुच्छेद 324 में लिखा गया है निर्वाचन आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल की बात की जाए तो एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है और पूछा जाता है कि अनुच्छेद 324 में क्या है? तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 324। याद रखेंगे 324, इम्पोर्टेंट है। तो 324 में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन है। 324 में क्या लिखा गया? जब चुनाव आयोग का गठन हुआ तो उस समय केवल मुख्य चुनाव आयुक्त का ही चर्चा किया गया था। अनुच्छेद 324 में लिखा गया है कि चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। याद रखेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त और भी सारे चुनाव आयुक्त होंगे। यह बात बताया गया किसमें? तो आर्टिकल 324 में। तो अनुच्छेद 324 में क्या लिखा गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बारे में चर्चा है। इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं कि इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, मुख्य चुनाव आयोग। तो वेरी इम्पोर्टेंट है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किसकी स्थापना हुई थी? तो मुख्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को। और पहले जो चुनाव आयुक्त बने उनका नाम क्या था? तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। याद रखेंगे, सुकुमार सेन थे। वेरी इम्पोर्टेंट है कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। अब है कि 1950 ईस्वी से लेकर 1989 ईस्वी तक
यह जो निर्वाचन आयोग था एक सदस्यीय संस्था थी। अब एक सदस्यीय संस्था का मतलब क्या हो गया? एक सदस्यीय संस्था का मतलब हो गया कि 1950 से लेकर 1989 ईस्वी तक इसमें केवल एक ही मेंबर होता था, एक के अलावा कोई दूसरा मेंबर नहीं होता था। और इसमें अर्थात इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कोई भी और चुनाव आयुक्त नहीं होता था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था 1950 से लेकर 1989 ईस्वी तक। इसके अलावे कोई और चुनाव आयुक्त नहीं होता था। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1989 के बाद मामला पलट गया। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि महिला, सबसे प्रथम महिला कौन थी, तो BS रमा देवी। यह एकमात्र महिला है जो अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है। तो याद रखेंगे कौन? BS रमा देवी। इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक एकमात्र महिला है BS रमा देवी जो अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है, एकमात्र महिला। अब 1989 के बाद क्या हुआ? 1989 के बाद एक ताड़कुंडे समिति का गठन हुआ। ताड़कुंडे समिति। इस ताड़कुंडे समिति ने क्या कहा? पहली बार चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने की सिफारिश की। तो ताड़कुंडे समिति ने कहा कि एक चुनाव आयुक्त से यह काम नहीं होने वाला, क्योंकि चुनाव आयोग के पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा जिम्मा है। सारे देश में चुनाव कराना है, पंपलेट की व्यवस्था करनी है, चुनाव आयोग के जितने सारे जो चीज़ों की, सामानों की ज़रूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था करनी होती है, उम्मीदवारों के लिए नियम कानून बनाना पड़ता है। तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति का काम यह नहीं है। उसकी सहायता के लिए अन्य की नियुक्ति करना जरूरी है। तो इसी कारण ताड़कुंडे समिति का गठन हो गया। अब इस ताड़कुंडे समिति ने क्या कहा कि क्यों ना हम लोग इसे बहुसदस्यीय संस्था बना दें, अर्थात निर्वाचन आयोग में एक से ज़्यादा सदस्य बनाने की सिफारिश किसने की? तो ताड़कुंडे समिति ने। याद रखेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन 1990 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर फिर से इसे एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। तो ताड़कुंडे समिति ने इसे तो बना तो दिया बहुसदस्यीय संस्था 1989 में, लेकिन कुछ ही समय के बाद 1990 ईस्वी में इस पर केस हो गया, और केस होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक सदस्यीय संस्था बना दिया। फिर से इसे एक सदस्यीय संस्था बना दिया। याद रखेंगे, फिर से 1919 में। फिर 3 बरस के बाद एक गोस्वामी समिति का गठन किया गया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। गोस्वामी समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह पूछा जाता है एग्जाम में कि किस समिति के अंतर्गत जो चुनाव आयुक्त हैं, इसके अंतर्गत 2 और चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था है, तो वह है गोस्वामी समिति। याद रखेंगे, गोस्वामी समिति। तो गोस्वामी समिति है 1993 ईस्वी में, उसकी सिफारिश पर चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था हो गई। याद रखेंगे कि 1993 ईस्वी में गोस्वामी समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी होने लगे। याद रखेंगे। इसके बाद वर्तमान की बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा है। यहाँ पे ये सुनील अरोड़ा लिखा हुआ है, ये गलत है। तो सुनील अरोड़ा नहीं होगा। वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्रा है। ये जो सुशील चंद्रा है यही वर्तमान में चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त। याद रखेंगे। अब क्यों है तो इसके बारे में भी जानकारी ले लें। तो वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो सुशील चंद्रा है। अगर अन्य की बात की जाए तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा।
इसके बाद अन्य चुनाव आयुक्तों की बात की जाए तो अन्य चुनाव आयुक्तों की बात की जाए तो उस एक है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे कहाँ के हैं? पंजाब के। और दूसरे जो हैं सदस्य उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार। तो याद रखेंगे कि एक सदस्य हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं राजीव कुमार। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं सुशील चंद्रा। याद रखेंगे सुशील चंद्रा। तो उस समय थे 2017-18 में अशोक लवासा और सुनील अरोड़ा, और ये हैं सुशील चंद्रा। कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये हैं सुशील चंद्रा। याद रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब है कि आर्टिकल 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त की योग्यता का वर्णन नहीं है, परंतु साधारण तौर पर आईएएस अधिकारियों को ही इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। याद रखेंगे कि वैसे तो मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का वर्णन नहीं बताया गया है 324 में, लेकिन इस पर मुख्यतः रूप जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, उनकी ही नियुक्ति होती है। इम्पॉर्टेंट है, उनकी ही नियुक्ति क्या होती है? तो इस पद पर होती है। अब देखिए आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, उन दोनों में से जो पहले हो वही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे कि जिस प्रकार हमने क्या बताया था कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो सेम टू सेम आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि ये जो चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त हैं, इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो ठीक उन्हीं की तरह लोक सेवा आयोग के जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष, उन दोनों में से जो पहले हो। अर्थात यदि 6 वर्ष उनका उम्र हो गया और 6 वर्ष नौकरी, अगर इस पद पर रहते हुए 6 वर्ष हो गया और 65 वर्ष उनका उम्र नहीं हो गया तो ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन 6 वर्ष नहीं हुआ और उनका उम्र 65 वर्ष हो गया तो भी ये रिटायर हो जाएंगे। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले हो, यही इनकी क्या है? तो इनके लिए कार्यकाल है। याद रखेंगे इनका कार्यकाल क्या है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले हो। अब है कि आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार अनुच्छेद 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कि इनको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। हम लोग जब सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे तो कोई कदाचार के आरोप में इन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि इनको हटाना काफ़ी मुश्किल है। याद रखेंगे बेहद कठिन काम है। इसके बाद कैसे हटा सकते हैं? तो अक्षमता के आधार पर या कदाचार के आरोप में। अभी हमने बताया कि अक्षमता के आधार पर या कदाचार के आरोप में दोनों सदनों से यदि 2/3 बहुमत पास हो गई और उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, तब जाकर इनको हटाया जा सकता है, अर्थात बहुमत पारित करके, जो कि बेहद मुश्किल है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी इसी प्रकार से हटाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से इनको भी हटाने की प्रक्रिया है कदाचार या अक्षमता के आरोप में। जिस प्रकार जो संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर थे उनको हटाया जाता है, तो इसी प्रकार इनको भी हटाया जाता है। और दोनों सदनों से जब 2/3 बहुमत पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही इन्हें हटाया जाएगा। याद रखेंगे अनुच्छेद 324 में लिखा गया है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो चाहे निर्वाचन आयुक्त हों या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हों,
इन सभी को हटाने का यदि अधिकार है तो यह किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। यह आर्टिकल लिखा गया है 324 में, याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति का एक यदि और पावर के बारे में बात किया जाए तो एक और पावर क्या हो गया कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को, और साथ ही साथ इनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे तो उन्हें हटा दें। अभी हमने क्या बताया कि 2/3 बहुमत से पास होना पड़ेगा, तब जाके उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तब उसको हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये सभी जो हैं, जो सूचना आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, ये डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ये खुद एक सरकार है। क्योंकि जब चुनाव आता है तो उस समय क्या आचार संहिता लागू होता है, और इस पर जो पूरा देश चलाने का, नियम कानून बनाने का, वह किसके हाथों में आ जाता है? तो इसी चुनाव आयोग के हाथों में। इसके बाद है कि आर्टिकल 324 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का यह दायित्व है कि चुनाव आयोग को चुनाव करवाने हेतु प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध कराए। तो आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि चूंकि देश में और राज्य में यदि चुनाव कराना है तो इन चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल का कर्तव्य है कि इन चुनाव आयोगों को प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध कराए। अर्थात मान लेते हैं कि यदि चुनाव कराना है तो चुनाव एक व्यक्ति की बात नहीं है, तो सेना को उपलब्ध कराना, या देश के अंदर का यदि चुनाव है, सेंट्रल स्तर का चुनाव है, लोकसभा, तो इसके लिए राष्ट्रपति सैनिकों की व्यवस्था करता है, उस सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करता है। लेकिन यदि बात आती है राज्यों के अंतर्गत तो उसका जिम्मा चलाता है राज्यपाल के हाथों में, तो राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। तो 324 में लिखा गया है कि प्रादेशिक निर्वाचन इन जो है यह क्या होता है कि निर्वाचन आयोग के हर एक कामों पर किसकी व्यवस्था की जाएगी? प्रशासनिक तंत्र की। यह काम है राष्ट्रपति और राज्यपाल का, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का स्थान बराबर है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और साथ ही साथ इसके 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अभी हमने क्या बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में है सुशील चंद्रा, और 2 निर्वाचन आयुक्त जो सहायक हैं, एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे का नाम है राजीव कुमार। तो इन सभी का स्थान क्या है? तो बराबर होता है। इसके बाद है कि अनुच्छेद 324 में लिखा गया है कि जब निर्वाचन आयोग में किसी भी विषय पर कोई निर्णय किया जाएगा तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग का चेयरमैन या अध्यक्ष बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 324 में लिखा गया है कि किसी भी विषय पर यदि कोई निर्णय किया जाएगा तो उस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह मुख्य अध्यक्ष या चेयरमैन का काम करता है। लेकिन ऐसे तीनों का पावर क्या रहता है? 2 चेयरमैन और 2 जो चुनाव आयुक्त होते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन तीनों का पावर ऐसे बराबर रहता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो उस समय यह अध्यक्ष का काम करता है। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। अब है कि आर्टिकल 324 में प्रादेशिक निर्वाचन चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति का प्रावधान है। तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त अर्थात रीजनल इलेक्शन कमीशन की भी नियुक्ति का प्रावधान है, ताकि आसानी से चुनाव कराई जा सके। जैसे कि राष्ट्रपति पूरे देश में तो चुनाव करा नहीं सकता, तो राष्ट्रपति किसी को दे देगा। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कोई एक स्टेट का एक चुनाव आयुक्त बना देगा। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो जिलाधिकारी होते हैं वे निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं। राज्य के अंदर में जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक का जिम्मा आ जाएगा किसके पास? तो वो BDO, CO इनके पास आ जाएगा। और वो उसके बाद जितने सारे उसके अंदर में कर्मचारी हैं, शिक्षक, डॉक्टर और भी सारे सरकारी एम्प्लॉय हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में एक चुनाव अधिकारी बना दिया जाएगा। तो एक छोटे स्तर के लिए, फिर एक ब्लॉक स्तर के लिए, एक जिला स्तर के लिए, तो इस प्रकार चैन बनाकर चुनाव आयोग क्या करेगा? तो चुनाव कराता है। तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसे ही प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, चुनाव को आसान बनाने के लिए। इसके बाद है कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराता है
उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, राज्यसभा का चुनाव कराएगा, लोकसभा का चुनाव कराएगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव कराएगा, विधान परिषद का चुनाव कराएगा। लेकिन याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायतों का चुनाव यह निर्वाचन आयोग नहीं कराता, यह जिम्मा है राज्य सरकार के हाथों में। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, तो पंचायतों का चुनाव कराता है, पंचायतों का चुनाव यह चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है, इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि मात्र महिला कौन थी, तो एकमात्र महिला जो थी चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी, BS रमा देवी। अभी हमने बताया BS रमा देवी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, BS रमा देवी। अब है कि यह एकमात्र क्या थी, तो महिला थी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी। अब है कि निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी कर सकता है। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है, डेट जारी करता है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक प्रथम चरण का होगा, द्वितीय चरण का होगा, इतनी तारीख को वोटिंग की गिनती होगी, अर्थात अधिसूचना जारी करता है। उसके बाद क्या करता है, तो चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है कि इस आचार संहिता का मतलब होता है कि एक डेट के अंदर जब तक कि चुनाव शुरुआत नहीं होता है उस दौरान कोई बैनर, पोस्टर या फिर किसी प्रकार के सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं कह सकता। तो इन सभी पर प्रतिबंध रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो आचार संहिता कहते हैं। अब है कि निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहले अधिसूचना जारी करता है, मतदाता की सूचियां तैयार कराता है, आचार संहिता लागू कराता है जिसके अनुसार बहुत सारे प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, घोषणाएं नहीं हो पाएंगी, याद रखेंगे, अभी हमने बताया है। उसके बाद विवादों की प्रारंभिक सुनवाई चुनाव आयोग करता है, पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है उनके मामले में। तो चुनाव संबंधित विवादों की प्रारंभिक सुनवाई कौन करता है, तो यह करता है कौन, चुनाव आयोग। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव आता है तो इनमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है, इसमें चुनाव आयोग का कोई काम नहीं रहता। इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव आयोग अपना कोई निर्णय नहीं देता, इसमें निर्णय देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, उसके विवादों को सुलझाता है। अब है क्या कि चुनाव आयोग परिसीमन करता है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग समझें तो चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण काम है कि यह परिसीमन काम करता है कि जनसंख्या के आधार पर यह सीटों का आवंटन करता है और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो परिसीमन का मतलब क्या होता है कि इसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 545। लोकसभा में कुल सीटें हैं 545, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 245। तो यह निर्धारण चुनाव आयोग जनसंख्या के आधार पर करता है। क्या करता है कि यह जो 545 सीटें हैं भारत में, लोकसभा में कुल टोटल सीट कितनी है, तो 545। इसकी जो बारे में बताया, इसकी 545 सीटों के बारे में यह चुनाव आयोग ने तैयार किया। कैसे, तो जनसंख्या के आधार पे। और राज्यसभा में 245 सीट है, इसको भी जनसंख्या के आधार पर तैयार किया। तो यह निर्धारण चुनाव आयोग जनसंख्या के आधार पर किया है। इसे जनसंख्या के आधार पर कम या ज़्यादा करके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। जैसे कि 545 सीट हैं, उसके अनुसार देखेगा कि वोटर की संख्या कितनी है। यदि वोटर की संख्या ज़्यादा है, तो वोटर की संख्या जब ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वह क्या करेगा कि सीटों का बंटवारा ज़्यादा कर देगा। इसी को परिसीमन करते हैं। अगर कम है तो वहाँ पे सीटों की संख्या कम कर देगा, तो बूथ की संख्या वह कम कर देगा। इसी को परिसीमन कहा जाता है कि अर्थात कुछ गांव या क्षेत्र को लेकर विधानसभा क्षेत्र बना देगा। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या करेगा कि कुछ गांव को लेकर और कुछ क्षेत्र को लेकर वह एक अलग विधानसभा क्षेत्र बना देगा। और यही सब काम क्या करता है, तो परिसीमन कहा जाता है।
प्रत्येक 10 वर्षों में परिसीमन किया जा सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 82 में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि परिसीमन का वर्णन किस में है, आर्टिकल 82 में। तो प्रत्येक 10 वर्षों पर यह काम होता है, निर्धारण होता है। तो जैसे कि जनसंख्या का निर्धारण क्या होता है कि 2001 में जनसंख्या की गिनती हुई थी, तो प्रत्येक 10 बरस के बाद जनसंख्या का गणना होता है। तो फिर 2011 में हुआ और इस बार 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण वह स्थगित हो गया। तो अब 2022 में यह जनसंख्या की गणना होगा। तो अब देखा जाएगा कि कितने जो है जनसंख्या हुआ, तो उसके अनुसार लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट क्या होगा, तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो इसका वर्णन है आर्टिकल 82 में। याद रखेंगे कि परिसीमन का जो है चेंजिंग कितने वर्षों पे होता है, तो प्रत्येक 10 वर्षों पे। परिसीमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 327 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो परिसीमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो यह संसद के पास है और इसका वर्णन अनुच्छेद 327 में है, 327। अब आता है कि यह जो परिसीमन है वह अब तक कितनी बार लागू हो चुका है, तो 4 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। चूँकि 19 हमने क्या बताया था कि लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन वह प्रायोगिक जनगणना नहीं थी। 1881 ईस्वी से प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से 1881 ईस्वी से लेकर अभी तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, तो 4 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये सभी इसके अध्यक्ष होते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखें कि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं, अर्थात अपने पद पर रहेंगे लेकिन इनके सदस्य हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भी सदस्य हो जाएंगे। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। जो चुनाव आयोग है उसका एक और काम है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जैसे कि कोई सीपीआई है, कोई राजद है, तो इन सभी को मान्यता कौन देता है कि यह जो है पार्टी चुनाव के लिए उपयोगी, चुनाव लायक है कि नहीं है, इस दल को मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह बात इसकी मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग। अब आता है आर्टिकल 325। तो 324 में हमने क्या देखा कि चुनाव आयोग से संबंधित कार्य, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल, और उसके बाद यह संविधान में आर्टिकल 324 में एक चुनाव आयोग होगा, यह भी हमने देखा। अब 325 के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 325 में लिखा है कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने के से मना नहीं कर सकती। तो 325 में लिखा गया है कि भारत में हर एक नागरिक को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का अधिकार है, अर्थात मतदान से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। कि कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वह निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर उनको मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से रोक नहीं सकती, अर्थात उन्हें वोटर बनने से नहीं रोक सकती। आर्टिकल 326 में अब आते हैं आर्टिकल 326। तो इसमें लिखा गया है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है। तो कि वयस्क मताधिकार की चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 326 में। अब यह वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि
18 बरस के नागरिक, 18 बरस और 18 बरस से नागरिक ही वोटर बन सकते हैं। उसके नीचे के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होगा। तो आर्टिकल 326 में लिखा गया है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न हो गए। अर्थात केंद्र का चुनाव और स्टेट का चुनाव वयस्क मताधिकार का अर्थात एडल्ट इलेक्शन के द्वारा होगा, याद रखेंगे। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, नेशनल वोटर्स डे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग। तो इसी कारण 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर्स डे मनाया जाता है। याद रखेंगे वोटर्स डे कि कब, 25 जनवरी मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, तो इसका गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। वोट देने का अधिकार अर्थात मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यह मूल अधिकार नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि यह हर एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती पालन करना है, यह मूल अधिकार है, ऐसा नहीं है। यह एक कानूनी अधिकार है। अर्थात आपको वोट देना है, अगर आपको अपना सरकार चुनना है तो आप वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इस पर ज़बरदस्ती कर सकता है, यह मूल अधिकार नहीं है। तो यह भी याद रखेंगे कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 327, आर्टिकल 327 में लिखा गया है कि भारत की संसद निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संदर्भ में नियम आदि बना सकती है। अर्थात परिसीमन के संदर्भ में यह संसद कानून बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 327 में क्या लिखा गया है कि भारत की संसद निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संदर्भ में नियम बना सकती है। अर्थात परिसीमन के संदर्भ में संसद कानून बनाती है। याद रखेंगे कि जब परिसीमन आ गया तो उस समय संसद क्या करता है, तो कानून बनाता है। जब देखता है कि काम गड़बड़ हो रहा है, कि जनसंख्या घट गया, बढ़ गया, तो किस आधार पे तैयार किया जाए कि लोगों को वोट दिया जा सके। कहीं विकलांग की संख्या हो गया, कहीं ट्रांसजेंडर की संख्या बढ़ गया, तो उसके लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है परिसीमन के समय। याद रखेंगे। अर्थात भारत की संसद निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संदर्भ में नियम आदि बना सकती है। अर्थात परिसीमन के संदर्भ में संसद कानून बनाती है। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 327 में, 327 में। इसके बाद है आर्टिकल 328। आर्टिकल 328 के बारे में, तो हम लोग आर्टिकल 328 के बारे में देखें तो आर्टिकल 328 क्या है। आर्टिकल 328 है आर्टिकल 328 है कि राज्य विधान मंडल का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अर्थात राज्य विधान मंडल का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव से संबंधित प्रावधान बनाने की शक्ति। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा को क्या है, पावर मिला है, तो उसी प्रकार राज्य के अंदर में विधान मंडल के पास पावर है कि वह चुनाव के संबंध में प्रावधान करे। तो राज्य विधान मंडल को चुनाव से संबंधित राज्य के अंदर प्रावधान बनाने की शक्ति है आर्टिकल 328 में। अर्थात राज्य विधान मंडल अपने संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बना सकती है। इसके बाद है आर्टिकल 329। इसमें लिखा गया है कि चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। कि 329 में लिखा गया है कि चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। अर्थात चुनाव से संबंधित विवादों के लिए न्यायालय में प्रारंभ में नहीं लाया जा सकता, पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को छोड़कर चुनाव आयोग न्यायालय से स्वतंत्र है। अर्थात जो
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसको छोड़कर जो चुनाव आयोग है वह न्यायालय से स्वतंत्र है। अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का फैसला, इसके विवादों का फैसला कौन करता है? तो मुख्य जो ये सुप्रीम कोर्ट है वो करता है। लेकिन चुनाव आयोग क्या करता है कि विवादों के लिए न्यायालय से स्वतंत्र है, यह इसका फैसला खुद कर सकता है चुनाव आयोग। यही लिखा है 329 में। अब आता है पहली बार आम चुनाव कब हुआ। तो पहली बार आम चुनाव की बात की जाए तो पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था। इसके बाद मतदान में 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 81 वर्ष कर दिया 18 वर्ष कर दिया गया था। याद रखेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट है कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत जो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, क्या? चुनाव देने का, वोट देने का। और राजीव गांधी के समय इसे 1989 में लागू कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था 1988 में, और इसके अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर जो मतदान देने की आयु है उसे 18 वर्ष कर दिया गया था, और इसे 1989 ईस्वी में राजीव गांधी के समय लागू कर दिया गया था। ईवीएम, वर्तमान में जो चुनाव होता है वह ईवीएम के आधार पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कौन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था? तो भारत की बात की जाए तो भारत के पारूर में, केरल के पारूर में 1982 ईस्वी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ईवीएम का प्रयोग भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो केरल के पारूर में 1982 में। ईवीएम का दूसरी बार इस्तेमाल 1998 में मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर जो चुनाव हुआ था वहाँ पे, राज्यसभा में 5 सीटों पर चुनाव हुआ था वहाँ पे, दिल्ली में 6 सीट के लिए चुनाव हुआ था वहाँ पे। अर्थात संपूर्ण चुनाव ईवीएम से करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो गोवा बना था 1999 में। तो 1999 ईस्वी में गोवा पहला राज्य बना था जहाँ पे केवल ईवीएम से संपूर्ण चुनाव हुआ था। याद रखेंगे, ईवीएम से। तो ये तो था हमारा चुनाव आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चुनाव आयोग के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग को हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो खासा इंपॉर्टेंट है, इस फाइनेंस कमीशन के बारे में देखते हैं, वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग क्या है? तो इसे देखें तो सबसे पहले जो वित्त आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात संविधान में इसकी चर्चा है, संविधान में इसकी चर्चा है, क्योंकि इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 280 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। तो कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है, तो इसके बारे में यह कई बार पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ? वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान में वर्णन है। इसके बाद वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का निर्धारण करना है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का निर्धारण करना। अनुच्छेद 280 में लिखा है कि वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 में क्या लिखा गया? कि वित्त आयोग का गठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वित्त आयोग की चर्चा है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 के 2 उपखंड हैं। तो 2 उपखंड कौन कौन से हैं? पहले में लिखा गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, वित्त आयोग राष्ट्रपति के नियुक्त किए जाने वाले एक सदस्य है और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। याद रखेंगे कि वित्त आयोग में एक मेन हेड होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर यह बनेगा। यह लिखा गया है आर्टिकल 280 के पहले भाग में। पहले उपखंड में लिखा गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।
अर्थात वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 280 के दूसरे उपखंड में क्या लिखा गया कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बनाकर वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करे। अनुच्छेद 280 के दूसरे उपखंड में लिखा गया कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बनाकर वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनके योग्यता को निर्धारित करे। संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया, जिसके अनुसार उसने वित्त आयोग के सदस्यों के लिए कुछ योग्यता निर्धारित किए। तो संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया, जिसके अनुसार तो वित्त आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? 1951। याद रखेंगे 1951 में वित्त आयोग अधिनियम पारित हुआ। वित्त आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब है कि सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। तो इसमें क्या बताया गया कि जो सार्वजनिक कार्य जिसके पास अनुभव है वही इसका क्या बनेगा? तो अध्यक्ष बनेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाला व्यक्ति पहला सदस्य होगा। तो जो इसका हेड होगा वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। इसके बाद सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इसका दूसरा सदस्य होगा। तो इसका दूसरा सदस्य कौन होगा? कि जो सरकार के वित्त एवं लेखाओं का निर्धारण करता है, उसके पास जो ज्ञान होता है, अर्थात अकाउंटेंट होता है। चौथा, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, जिसके पास वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का अनुभव होगा वह भी वित्त आयोग का सदस्य बनेगा। इसके बाद है कि आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ पांचवा व्यक्ति बनेगा। तो पांचवा सदस्य कौन होता था? जो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुख्य रूप से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य रूप से वे रिटायर्ड अधिकारी को ही, आईएएस अधिकारी को ही बनाया जाता है। इसके बाद वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे के बारे में सलाह देता है। यह जो वित्त आयोग होता है वह केंद्र और राज्य के बीच के कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे में क्या करता है? तो सलाह देता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान के विषय में सलाह देते हैं। यह जो वित्त आयोग होता है वह भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान के विषय में सलाह देता है, अर्थात किस राज्य को कितना अनुदान देना है, किस मद से देना है। तो यह सलाह कौन देता है? तो वित्त आयोग के सदस्य। याद रखेंगे, वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों का संपादन करता है। यह जो वित्त आयोग होता है तो जो राष्ट्रपति इसके कार्य को देता है तो उसका अच्छा खासा संपादन करता है। याद रखेंगे, वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों का संपादन करता है। अभी हमने बताया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का वित्त आयोग राज्य का वित्त आयोग राज्य को पंचायत और नगरपालिकाओं के वित्तीय स्रोत को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि से वृद्धि का सुझाव देता है। तो याद रखेंगे कि जो राज्य का वित्त आयोग होता है वह राज्य के अंदर में नगरपालिकाओं के विस्तृत स्रोत, उसके बाद राज्य वित्त आयोग को पंचायत, इन सभी के संचित निधि में वृद्धि का सुझाव देता है। अर्थात उनको जो वेतन भत्ता मिलता है निर्वाचन आयोग के सदस्यों को, तो इनके बारे में सिफारिश कौन करता है? यही करता है। याद रखेंगे, राज्य का वित्त आयोग। राज्य का वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था है, बाध्यकारी संस्था नहीं है। अर्थात जो राज्य का वित्त आयोग है वह सरकार को केवल सलाह दे सकता है, ज़बरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकता, इसीलिए इसे सलाहकारी संस्था माना जाता है। एडवाइजर कमेटी, वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। यह बात अनुच्छेद 281 में लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 281 में क्या लिखा गया है कि वित्त आयोग है अपने देश का रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। तो वित्त आयोग अपना देश का रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो वित्त आयोग के पास।
याद रखेंगे वित्त आयोग के पास। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को पास भेजता है, अथवा अनुच्छेद 11 में अब तक अनुच्छेद, तो वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। यह बात किस में लिखा गया है? आर्टिकल 281 में। तो आर्टिकल 281 में लिखा गया है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका? 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना? 15। अब है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो अभी हमने बताया 1951 ईस्वी में। जिसके अध्यक्ष कौन बने? तो केसी नियोगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जो वित्त आयोग बना था वह 1951 ईस्वी में बना था, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो केसी नियोगी। तो 1951 ईस्वी के जो वित्त आयोग का जो पहला गठन हुआ था, तो उसमें जो पहला सदस्य बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष, वह केसी नियोगी को बनाया गया था, केसी नियोगी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई बी रेड्डी। कौन थे? वाई बी रेड्डी। तथा इस वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक रहा? 2015 से लेकर 2020 तक। तो वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से लेकर 20 तक, अर्थात 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। याद रखें, कितने वर्ष? 5 वर्ष। तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 5 वर्ष। तो ये जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह, इनका कार्यकाल कौन है? तो 2020 से लेकर 2025 तक। याद रखेंगे, 2020 से 2025 तक एन.के. सिंह वर्तमान के क्या है? तो वित्त आयोग है के अध्यक्ष है। याद रखेंगे, एन.के. सिंह ये वर्तमान में क्या है? तो वित्त आयोग के खोज रिसर्च हैं। याद रखेंगे, अध्यक्ष हैं। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले कौन थे? तो ये थे वाई वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी। इसलिए वित्त आयोग के अन्य सदस्य कौन कौन हैं? तो अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र। याद रखेंगे। तो जो वित्त आयोग का सदस्य है, वर्तमान में इसके 4 सदस्य हैं। कौन कौन? अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर रमेश चंद्र और अशोक लाहिड़ी। इसके बाद इसके बाद है कि अजय नारायण झा ने शक्तिकांत दास का चयन लिया है, क्योंकि वे भारतीय रिजर्व बैंक के अब गवर्नर बन गए। याद रखेंगे कि अजय नारायण झा वर्तमान में कौन से हैं? तो वर्तमान में ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसके पहले कौन थे? तो शक्तिदास। कौन थे? शक्तिदास। तो अजय नारायण ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया, क्योंकि वे अब प्रमोशन होकर कहाँ चले गए? तो आरबीआई के गवर्नर बन गए, आरबीआई के गवर्नर बन गए। तो ये तो था हमारा वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। कमेंट करके ज़रूर लिखें कि यह कैसा लगा, और इस प्रकार की जो पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है इंडियन पॉलिटी की, यह कैसा लगा? क्या हमें इसे सुधार की ज़रूरत है, या फिर इसमें कुछ समझ में नहीं आया? तो कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ शेयर कर दें इसे, ताकि अन्य लोगों को यह लाभ आसानी से पहुंच जाएगा। यह 6th एडिशन जो है यह जो लेटेस्ट आंकड़ों के साथ है इंडियन पॉलिटी, तो याद रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ और फैक्ट को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।